लास्ट लेक्चर में हमने क्या बोला था, एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। क्वांटम नंबर, ठीक है, कितने टाइप के क्वांटम नंबर, आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? तो हम लोग बात कर रहे थे क्वांटम नंबर्स की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। हमने आपको बताया था कि अगर L की वैल्यू 0 होती है तो वो S सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने बताया था। अगर L इक्वल टू 1 है तो वो P सबशेल को, L इक्वल टू 3 है तो वो D सबशेल को, और अगर L इक्वल टू 3 है तो वो F सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने आपको बताया था। हमने ये भी बताया था कि अगर कभी भी हम लोग न्यूक्लियस के सबसे पास रहते हैं तो एनर्जी बहुत कम होती है, और जब न्यूक्लियस से दूर जाने लगते हैं तो एनर्जी बढ़ने लगती है, ये हमने बताया था आपको। उसके बाद हमने बताया था कि जब हम हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फिर मैंने बोला था कि जो नंबर, अगर हम लोग n की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू जो होती है वही होता है नंबर ऑफ सबशेल, ये हमने आपको बताया था। अगर हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, n स्क्वायर, बताया था ना, n स्क्वायर, ये होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन वही हो, मतलब इलेक्ट्रॉन और भी जगह हो सकते हैं बट ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के होने की, तो उसको हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और मैंने क्या बोला था, एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला आपको आता ही है। जैसे एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया गया था, आप बताइए, क्या नाम है आपका? श्रानवी, बताइए आप। देखो, अगर मैं बात करूं कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, तो पाउली ने यह बताया था कोई भी ऑर्बिटल है, क्या हुआ, अरे उनका नाम है भाई, इसमें हंसने वाली क्या बात है। हाँ, बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में पाउली भी लिखा हुआ है, ऐसा आप देखोगे तो आपको मिलेगा, आप देखना, उसमें हिंदी में पाउली उन्होंने लिखा हुआ है ऐसा। अब उसके बाद देखो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं, जैसे जे थॉमसन और टॉमसन, कहीं टॉमसन लिखा हुआ है, कहीं टॉमसन लिखा हुआ है, कहीं थॉमसन लिखा हुआ है, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, तो हंसो नहीं, यहां पर देखो। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ऑर्बिटल मतलब ये ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। और उन्होंने बोला था कि एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपवर्ड रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा। उन्होंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक अपवर्ड मतलब एरो ऊपर की तरफ रहेगा और दूसरा जो एरो होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, ये उन्होंने बताया था। किसने, पाउली ने। अब उसके बाद उन्होंने एक को बोला था प्लस हाफ, एक को क्या बोला, प्लस हाफ, और दूसरे को क्या बोला, माइनस हाफ, ठीक है। तो उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था, एन ऑर्बिटल कंटेन, एक ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और उनका जो स्पिन होगा
वो अपोजिट होगा, मतलब एक ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन तो दूसरा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। एन ऑर्बिटल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन एंड they will be in opposite spin, ठीक है, अपोजिट स्पिन। ये है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप इसको नोट करिए जरा, प्लस ऑफ माइनस। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हेलो, इधर इधर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग पहले वाले के लिए ही प्लस ऑफ लिखेंगे, किसी एक के लिए प्लस ऑफ लिखेंगे, लेकिन अगर आपने जिसके लिए भी प्लस ऑफ लिखा है तो अगले वाले के लिए आपको माइनस ऑफ लिखना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला वाला ही प्लस ऑफ होगा, ये माइनस ऑफ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि उन्होंने अपोजिट स्पिन बोला था, तो मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग अपोजिट कर सकते हैं। मतलब दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे, किसी एक को अपवर्ड दूसरे को डाउनवर्ड, मतलब ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि पहले इलेक्ट्रॉन को ही अपवर्ड रखा जाएगा, पहला डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो दूसरा वाला कैसा होगा? अपवर्ड होगा। ये कहने का मतलब है। एक क्वेश्चन लिखो जरा, सब लोग लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो, सभी लोग एक क्वेश्चन नोट करिए। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स make the n shell। अच्छा, मिरर भी लगा हुआ है अच्छा खासा ना, कुछ लोग बार बार अपना चेहरा ही देख रहे हैं उसमें कि मैं कितनी सुंदर हूं। मेक द n shell। व्हाट इज द सबशेल वाइज? क्या हुआ? क्या हो गया? व्हाट इज द सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स? व्हाट इज द सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन of orbitals in the n shell? Distribution of orbitals in the n shell। उसने क्या बोला भाई? उसने आपको क्या कहा है कि उसने दे रखा है n shell, कैपिटल N शेल बोला है, और वो बोला है कि अगर हम इसको सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें इसका ऑर्बिटल्स का, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ, हाँ, सोचा तो ऐसा ही है कुछ। आंसर अभी यही बताना है, ऐसा मतलब इसीलिए मैंने बोला है। आंसर अभी यहीं पे करना है, ऐसा कुछ सोच के मैंने क्वेश्चन बोला है। मैंने कहा कि आपको इसका आंसर अभी बताना है। वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप एक बार ठीक से पढ़ो उसको, अपने आप आंसर आ जाएगा। वो बोल रहा है कि एन शेल है, एन शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये पूछ रहा है। जैसे एक बात बताइए, अगर वो n इक्वल टू 4 बोल रहा है, सॉरी ये कैपिटल N था, ये कैपिटल N बोल रहा है, आपको पता है KLMN होता है ना शेल, तो n के लिए n की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 4 होगी ना। अरे भाई k के लिए n इक्वल टू 1 होता है, k पहला शेल है, l दूसरा शेल है, m तीसरा शेल है, n चौथा शेल है, तो इसका मतलब n जो होगा उसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा बताइए? अब अगर मैं n इक्वल टू 4 मुझे पता चल गया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मुझे मालूम हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या होता है? n का स्क्वायर होता है। n का स्क्वायर जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। तो अगर हम लोग बात करें n का स्क्वायर आप कर दोगे तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स।
क्लियर है क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो n स्क्वायर हो जाएगा, n की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 16। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 16। 16 ऑर्बिटल होंगे टोटल फोर्स शेल में। अब अगर मैं बात करूं, यहां पे n इक्वल टू 4 है, तो n इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, ना? l इक्वल टू 1 भी हो सकता है। आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि कभी भी n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कभी भी n जो है वो l से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा n l से बड़ा होगा। तो n इक्वल टू अगर 4 है तो मैक्सिमम हम लोग क्या ले सकते हैं? l इक्वल टू 0 हो सकता है, l इक्वल टू 1 हो सकता है, l इक्वल टू 2 भी हो सकता है और l इक्वल टू 3 भी हो सकता है। ना? तो यहां पर l इक्वल टू 0, 1, 2, 3। आप एक बात बताइए, यहां पर अगर l इक्वल टू 0 होता है तो क्या ये s सबशेल को रिप्रेजेंट करता है क्या? अगर l इक्वल टू 1 होता है तो क्या ये p सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? अगर l इक्वल टू 2 है तो क्या ये d सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? और l इक्वल टू 3 है तो ये f सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। बोलो हाँ, ऐसा ही होता है ना? तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल और f सबशेल की बात करूंगा तो यहां पर अब मैं आगे, अगर हमको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल बताने हैं तो ऑर्बिटल्स सबशेल के लिए बताना है तो यहां पर होता है 2l प्लस 1। ये 2l प्लस 1 क्या है? ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल, मतलब किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? हाँ, किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। अभी मैंने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला, क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन एक शेल में, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैंने ये कहा क्या कहा मैंने ये कहा कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अपोजिट स्पिन के होंगे। मतलब एक ऑर्बिटल जो है वो दो इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और उसमें हम लोग दोनों को अपवर्ड स्पिन में लिखेंगे, अपोजिट स्पिन में लिखेंगे, एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड। तो एक के लिए प्लस हाफ और दूसरे के लिए माइनस हाफ, इसलिए इसी को बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ में आया? क्या नाम है आपका? इच्छा। ओके, तो यहां पर 2l प्लस 1, यहां पर अगर मैं बात करूं ये क्या होता है? ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल। उसने यही तो बोला है कि n इक्वल टू 4 के लिए आप सबशेल वाइज उसके ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन करके बताइए, वही हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं यहां पर l इक्वल टू 0 है s के लिए, तो अगर आप यहां पर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा। इसका मतलब s में कितने ऑर्बिटल? 1। अगर आप p की बात करोगे तो यहां पर l इक्वल टू 1 होता है, आप l इक्वल टू 1 रखो, यहां पे कितना होगा? 3 होगा। तो p सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 3। अगर मैं बात करूं d की, तो यहां पर l इक्वल टू 2 रखो, यहां पे कितना हो जाएगा? 5। 2 2 जा 4 और प्लस 1 5, तो यहां पर हो जाएगा 5। अगर मैं बात करूं l इक्वल टू 3 की, 3 2 जा 6 और प्लस 1 कितना होगा? ये है ऑर्बिटल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इन सबको ऐड करो जरा, 16 आएगा कि नहीं आएगा? वही तो लिखा था यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं तो जितना n की वैल्यू है स्क्वायर कर दो, वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सबशेल का ऑर्बिटल फाइंड करना है 2l प्लस 1। अगर नंबर ऑफ सबशेल बताना है, जो n की वैल्यू होगी वही सबशेल होगा। क्लियर है? नोट करो इसको। थोड़ा हमें भी बताओ, हमको भी हंसना है।
थोड़ा हम भी हंसना चाहते हैं, कुछ है तो बता दो। अच्छा, अगर चारों शेल में अगर हमको ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इन सब के लिए हम कैसे बताएंगे, उसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, हो गया ना। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो सिंबल ऑफ शेल पहले लिखेंगे आप, सिंबल ऑफ शेल, फिर क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद क्या लिखोगे आप, उसके बाद क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल। नंबर ऑफ सबशेल। उसके बाद वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल। आप सो क्यों रहे हैं, तो फिर जाग रहे थे, क्या ले रहे थे, ब्रेक। ये कैसा ब्रेक है, आधे घंटे तो मैं वैसे लेट आया हूँ, ब्रेक तो उसमें हो ही गया है। तो इसीलिए आप और ब्रेक ले रहे थे। यहां पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ एल, फिर उसके बाद सिंबल ऑफ सबशेल, सिंबल ऑफ सबशेल, सिंबल ऑफ सबशेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, एंड एक लास्ट है मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक मोमेंट भी पढ़ेंगे हम लोग अभी कुछ टाइम में, इसमें नहीं दे रखा है बट फिर मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ, स्पिन यही है, प्लस हाफ माइनस हाफ जो बताया आपको, ये स्पिन क्वांटम नंबर में ही आता है। ठीक है, ये जो एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आपको बताया ना, ये स्पिन में ही आएगा, स्पिन क्वांटम नंबर में ही है पाउली एक्सक्लूजन। वही स्पिन का मतलब यही है कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग के एल एम और एन शेल की बात करते हैं, यहां पर के एल एम और एन शेल की बात करेंगे। अगर यहां पर देखो हम लोग के की बात करें
तो k के लिए वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा भाई? 1 होता है ना k के लिए। तो यहां पे n इक्वल टू कितना होगा? 1। यहां पे n इक्वल टू कितना होगा? 2। यहां पे m के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 3। यहां पर कैपिटल N के लिए अभी देखा था n इक्वल टू कितना होगा? 4। यही तो होगा। उसके बाद नंबर ऑफ सबशेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे n इक्वल टू 1 में? एक ही तो होगा। तो यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ सबशेल कितना होगा n इक्वल टू 1 में? तो जो n की वैल्यू होती है वही होता है नंबर ऑफ सबशेल ना। जो n की वैल्यू है वही नंबर ऑफ सबशेल होता है, बताया गया था आपको SPDF। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, यहां पे n इक्वल टू 1 है तो वैल्यू ऑफ l क्या हो सकती है बताइए भाई? n इक्वल टू 1 है तो उसके लिए यहां पर क्या होगा? वैल्यू ऑफ l क्या होगी? 0। फर्स्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर क्या होगा? n इक्वल टू 2 है तो यहां पर क्या होगा? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है ना। क्या हो गया? यहां पे अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ सबशेल यहां पर कितने? 2 है। तो यहां पर वैल्यू ऑफ l क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और यहां पर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है ना। 0 भी होगा और 1 भी होगा। अच्छा, n इक्वल टू 3, नंबर ऑफ सबशेल यहां पर 3। तो यहां पर कितनी वैल्यूज हो सकती है? यहां पर 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। होगा ना? 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अच्छा, मैं यहां पे n इक्वल टू 4 की बात करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, इतनी वैल्यू होंगे। अब उसके बाद यहां पर देखो सिंबल ऑफ सबशेल, ये s होगा ना। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0 है, 0 के लिए क्या होगा? s सबशेल। एंड 1 के लिए क्या होगा? p सबशेल। ठीक है, यहां पे क्या होगा? सबशेल s, यहां पे क्या होगा? p, यहां पे क्या होगा? d, SPD। l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0, s सबशेल 1, p सबशेल 2, d सबशेल 3, f सबशेल। बोलो क्लियर है क्या? ठीक बा। अब यहां पर देखो SPDF, टोटल ऑर्बिटल इन सबशेल। अच्छा, अगर मैं टोटल ऑर्बिटल इन सबशेल की बात करता हूं तो यहां पर कितना हो जाएगा? टोटल ऑर्बिटल इन सबशेल कितना होता है? 2l+1 बताया था। टोटल ऑर्बिटल इन सबशेल 2l+1। तो यहां पर क्या होगा? l की वैल्यू क्या है? 0। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1 होगा ना। 1 इसमें भी क्या होगा? 1। थ्री, यहां पे कितना होगा? 1 3 5 होगा ना। यहां पे क्या होगा? 1 3 एंड 5 7, 1 3 5 एंड 7। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने आपको बोला था कि जो वैल्यू होती है वो -L2 + L, बताया था ना, -L2 + L। यहां पर क्या होगा, अगर L की वैल्यू वहां पर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 ही होगी ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0। यहां पर L की वैल्यू क्या है 0, तो इसके लिए भी क्या होगा 0। यहां पर L की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 to -L2 + L, तो यहां पर हो सकता है -1 0 एंड +1, होगा कि नहीं होगा भाई, L की वैल्यू 1 है, -L2 + L मतलब -1 to +1, तो -1 0 फिर +1 आता है, 3 वैल्यू आएंगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो यहां पे L की वैल्यू क्या है 0, तो यहां पर भी क्या होगा 0। यहां पर L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1 तो क्या होगा -1 0 एंड +1, समझे। उसके बाद अगर मैं बात करूं L की वैल्यू यहां पर कितनी है 2 है, तो हो जाएगा -2 -1 0 +1 एंड +2। हेलो 2 मिनट मेरी बात सुनो। छापना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर एक बार ये चीजें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं तो हम खुद से उसको आंख बंद करके लिख सकते हैं, और अगर आपने नहीं समझा उसको छाप लिया, दोबारा आपसे बोला जाएगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। लिख पाएंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे, भूल जाएंगे। जब कोई चीज बताई जा रही है तो उसमें उसको ध्यान से देखो कि क्या इसको मैं खुद से कर पाऊंगा क्या, अगर मुझे बोला जाए तो। बताया जा रहा है आप अपने में ही व्यस्त हैं, तो फिर कभी अगर बोला गया है खुद से बताओ तो नहीं बता पाओगे। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि L की वैल्यू यहां पर कितनी है 2, तो -2 -1 0 +1 एंड +2। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग आते हैं n = 4 में। यहां पर L की वैल्यू 0 है, तो 0 होगी तो क्या क्या होगा बताइए, 0 होगी तो क्या क्या होगा, 0 होगा तो 0 ही होगा ना, 1 रहेगा तो -1 0 एंड +1, 2 रहेगा तो -2 3 रहेगा तो क्या आपको ये सारी बात समझ में आई। मैंने बोला कि अगर नंबर ऑफ सबशेल, यहां पर सिंबल ऑफ सबसे पहले बात कर रहे थे शेल की, तो KLMN बच्चा बच्चा जानता है, शेल होता है, मालूम है आपको। फिर उसके बाद अगर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो यहां पर K के लिए n की वैल्यू 1, दूसरा जो शेल होता है उसके लिए n की वैल्यू 2, तीसरा शेल होता है उसके लिए n की वैल्यू 3, चौथा शेल होता है उसके लिए n की वैल्यू 4। अब नंबर ऑफ सबशेल मैंने आपको बताया था कि जो n की वैल्यू होती है वही होती है नंबर ऑफ सबशेल की वैल्यू होती है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, अगर वैल्यू ऑफ L की बात करें तो आपको पता है कि भाई n की वैल्यू से छोटी L की वैल्यू होती है, कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता। तो वहां पर n की वैल्यू 1 था, यहां पर 0 होगा, 1 नहीं हो सकता। वहां पर 2 था तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। यहां पर 3 था तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से कम होना चाहिए। 4 था 0 1 2 3। उसके बाद यहां पे आते हैं सिंबल ऑफ सबशेल। अब आपको पता है कि L की वैल्यू अगर 0 है तो S होता है, अगर L की वैल्यू 0 है तो S होगा, 1 होगा तो P होगा, फिर से 0 तो S, 1 P 2 D, 0 S 1 P 2 D 3 F।
फिर आपको ये पता है कि यहां पर हम लोग बात करेंगे टोटल ऑर्बिटल इन सबशेल। अगर हम लोग टोटल ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, मालूम है आपको। अगर आपको कहना है कि सर हमको कैसे फाइंड करेंगे, 2l+1 2l+1। अगर किसी भी सबशेल के लिए हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं, क्या बोलोगे? 2l+1। तो यहां पर l की वैल्यू 0 थी तो 2 × 0+1, एक ही तो बचेगा, 1 1 3 1 हो जाएगा ना फाइंड ऐसे। उसके बाद यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट, ओ सॉरी मेरे मुंह से तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? -L2 + L। क्या होता है? -L2 + L। तो जो L की वैल्यू होगी उसको लिखो, यहां पर 0 है तो 0 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो -1 0 + 1 हो सकता है, 0 है तो 0, 1 है तो -1 0 और +1। मतलब जो L की वैल्यू रहती है उसको आप लोग माइनस, एक बार माइनस और एक बार +1 करके लिखो, उसके बीच में जो वैल्यू आएंगी वही होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर 1 है तो -1 0 +1, L = 2 तो -L2 + L मतलब -2 -1 0 +1 एंड +2। L = 3 तो -L2 + L मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। क्लियर है? इसको बहुत अच्छे से नोट करिए। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जैसे यहाँ पे सिंबल ऑफ सबशेल बोला है ना, तो n की वैल्यू 1 थी तो इसको 1s बोलेंगे ना, 2 था तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? 2s। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो 2p ना, उसके बाद 3 में 3s 3p 3d, उसके बाद यहाँ पर n = 4 तो 4s 4p 4d एंड 4f। इसको भी देख लेना। एक क्वेश्चन लिखो जरा सभी लोग। An atom has an atom, हाँ हाँ क्वेश्चन है, बोल रहा हूँ क्वेश्चन है। An atom has 2 electron, an atom has 2 electron in its 4s orbital, in its 4s orbital, in its 4s orbital, write the values of the 4 quantum numbers. Write the values of the 4 quantum numbers of each of them. भाई अच्छा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि कोई एटम है, उसका जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है? 4s। 4s ऑर्बिटल बोला है उसने, 4s ऑर्बिटल। और 4s ऑर्बिटल के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर्स लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप n की बात करते हो, l की बात करते हो, m की बात करते हो और एक ms की बात करते हो ना, ms का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, ml का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है कि नहीं। अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं तो यहां पर 4s के लिए क्या हो जाएगा भाई, n की वैल्यू 4 होगी ना, तो n की वैल्यू तो 4 हो गया। चलो थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। उसके बाद में अगर l की बात करता हूं तो भाई s दे रखा है, l की वैल्यू क्या होती है s के लिए? 0, ये 0 हो जाएगा। अब अगर l 0 हो गया तो ml भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। और अगर मैं ms की बात करता हूं तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है ना,
2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोल रहा है वो, एन एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इट्स 4s ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इसको हम लोग +½ लिखेंगे, बताइए ऐसा ही तो होगा। अरे s में एक ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है, 4s ऑर्बिटल, तो एक अपवर्ड रहेगा दूसरा डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। 3s 4s 2s 1s कोई भी s हो, s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन। ms का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, उसको ms से रिप्रेजेंट करते हैं, और एजीमुथल को ml से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए था, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स। अब अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जाए तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए था। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं सेकेंड के लिए बात करूं तो उसके लिए भी क्या होगा, n की वैल्यू तो 4 ही होगी ना, और l की वैल्यू भी क्या होगी 0, क्योंकि s दे रखा है तो 0 ही होगा। उसके बाद क्या होगा, ml की वैल्यू क्या होगी, ml कहता है जो l की वैल्यू होगी वही मेरी वैल्यू होगी, अगर वो 0 है तो मैं भी 0 होऊंगा, वाइब्स मैच करनी चाहिए, ठीक है। यहां पर अगर वो l 0 है तो यहां पर ml भी क्या होगा 0 होगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहां पर ms क्या हो जाएगा, एक +½ है, एक अपवर्ड है, तो दूसरा कैसा होगा -½ ये फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे सीटी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, नॉट सीटी, इवन जेई और नीट में भी। आपको कोई सब्शल देगा और बोलेगा कि चारों क्वांटम नंबर बताओ, 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें कोई कोई वैल्यू n और l की वैल्यू सेम रहती है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। तो पूछता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है 4 क्वांटम नंबर में, तो जिसमें n और l इक्वल नहीं हो वो नहीं है, सिंपल सी बात है, नोट करो। अरे एक बार मैं जुहू में बोट में बैठा समुद्र में 4-5 दोस्तों के साथ, मेरे लिए एकदम नया था, हाँ। तो हुआ क्या, मैं जा नहीं रहा था, बोले नहीं चलो भी मेरे साथ चलो, मैंने कहा आज तो गया, लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। बैठा, उसके बाद वो चला रहा था वो, और वो बीच समुद्र में ले गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग पलट जाएंगे नीचे। अब मुझे हुआ क्या कि मतलब एक ऐसा मूवमेंट आया कि मतलब बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और मतलब हम लोग बिल्कुल ऐसे हो गए थे, मतलब थोड़ा सा बचे नहीं गिर जाएंगे। हालांकि वो पहना के बैठा था वहाँ पे, बट फिर भी तो मतलब पूरी जो बोट थी वो ऐसे हो गई थी, ऐसे पूरा ऐसा हो गया था। और हमको लगा कि अब मुझे वो सीन याद आ रहा था, पेपर की कटिंग, कि नाव की सवारी कर रहे हैं 4 यात्री बोट सहित समुद्र में डूबे, वो सब मेरे सीन में माइंड में चल रहा है। मैंने कहा अरे क्या हुआ, मैंने कहा यार मैं क्या मतलब कैसे बैठ गया, मैं क्यों आ गया यहाँ पर, अब वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। अब मेरे घर वाले मेरे बारे में मतलब मुझे ढूंढेंगे, मतलब क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ, अब वो सब चल रहा है मेरे दिमाग में। और एक लड़की पीछे बैठी, बहुत तेज से रो रही है वो, मैंने कहा इसको क्या हुआ, ठीक है, और आगे वहाँ से परेशान हो रहे हैं। तो मतलब किसी तरह हम लोग वहाँ पे जाके पहुंचे, वो फटाफट मैं निकाला, भागता हुआ बाहर आया। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं बैठना है। और एक तो वीडियो बना रहा था, मोबाइल जो मेरा के ऐसे करके बैठ गया वो, कि हम लोग बच जाए कैसे भी। मतलब अब जो नहीं जानता है उसके लिए तो नया है ना, मतलब। और कुछ लोग तो मतलब बहुत अंधेरा हो गया तब उसमें बैठते हैं, अलाउड नहीं है, बट अंधेरे मतलब हम लोग वहाँ से रिटर्न हुए, काफ़ी टाइम थे हम लोग वहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ कि अंधेरे में काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे हुए और बोट काफ़ी स्पीड में है। अगर कोई गिर जाए तो उसको मालूम ही नहीं चलेगा कहाँ पर गिरा, वो कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जैसे देखो इसमें नहीं दे रखा है, आपके इसके हो सकता है इसमें ना दे रखा हो, बट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर कभी आपसे पूछा जाए रेडियल नोट्स, एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो सीटी आप लोग दोगे, तो कभी मान लो पूछा गया आपसे कि रेडियल नोट्स क्या होता है, अगर रेडियल नोट्स पूछा रहा है तो क्या होगा, अगर कभी आपसे पूछा रहा है रेडियल नोट्स, ठीक है, रेडियल नोट्स
कैसे फाइंड करते हैं? n-l-1। अगर कभी भी रेडियल नोड्स आपको बताना है तो n-l-1। जैसे मान लो मुझे 3s के लिए रेडियल नोड्स बताना है, 3s ऑर्बिटल के लिए। तो 3s ऑर्बिटल के लिए अगर मुझे बताना है तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, n की वैल्यू क्या है यहां पे 3, l की वैल्यू क्या होगी यहां पे 0। जानते हो कि नहीं? सभी जानते हो ना? n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 - 0 - 1 कितना होगा? रेडियल नोड्स 2 हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड्स क्या होगा। तो रेडियल नोड्स अगर आपको ये मालूम रहेगा तो ही बताओगे ना, पता नहीं रहेगा तो क्या बताओगे? तो n-l-1। अगर कभी नोडल प्लेन आपसे पूछा रहा है, नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन जो होता है वो सीधे सीधे n की वैल्यू ही होती है। जो n की वैल्यू होगी वही होगा नोडल प्लेन। क्या होगा? नोडल प्लेन। जैसे 3s के लिए अगर नोडल प्लेन बोला जाए तो क्या बुलाओगे? 3। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3s के लिए क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन n = 3। यही होगा नोडल प्लेन। अगर आपको 4d के लिए रेडियल नोड्स बताना हो, 4d 5f, इन सब के लिए हमको बताना हो रेडियल नोड्स, बताओ क्या होगा? 4d के लिए 1, 4d के लिए देखो भाई, देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा? ये होगा n-l+-1 है। अरे n की वैल्यू कितनी है यहां पे? 4। अच्छा l की वैल्यू क्या होती है d के लिए? 2 होती है ना? तो यहां पर 4 - 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 आएगा। 4 कैसे हुआ? एक गाना ना उसका, कबीर सिंह का, कैसे हुआ? अरे देखा नहीं हूं भाई, ऐसे बोल रहा हूं। अब उसके बाद देखो n-l-1, तो यहां पर क्या हुआ? 5f। 5f का मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 5, और l की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर इन सब के लिए हमको बताना है नोडल प्लेन तो क्या होगा? 4 है 5 हो जाएगा ना? बता लोगे? इसको नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको इंपॉर्टेंट लिख करके नोट करिएगा, ठीक है? अब यहां पर दे रखा है ये 2px का स्ट्रक्चर है, ये 2py का और ये 2pz का। देखो भाई, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, s p d f। अगर मैं p की बात करता हूं तो p में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं px, py एंड pz। इन सबको हम लोग बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इसको? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अच्छा, इसको डीजनरेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन सब की एनर्जी सेम होती है, px, py, pz, तीनों की एनर्जी सेम होती है या नियरली सेम होती है। उसका रीजन क्या है? कि इनका जो नंबर ऑफ शेल होता है वो सेम होता है। 2px, 2py, 2pz, सब में 2 दिख रहा है ना आपको, मतलब एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के होते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो इनको डीजनरेट बोला जाता है, सेम एनर्जी के होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डीजनरेट। इसको डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स।
डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब उसके बाद क्या होगा? सेम एनर्जी। क्या हुआ? सेम एनर्जी। अगर मैं बात करूं तो इसका जो यहां पे स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। ये जो आपको दिख रहा है इसको लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोब्स। और ये एक्सिस पे प्रेजेंट है, जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है। ये जो है उसको जेड एक्सिस बोलते हैं। और यहां पर एक और एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है। इसको लोब्स बोलते हैं। लोब्स का मतलब ऑर्बिटल्स में लोब्स होते हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहने का मतलब ये लोब्स अगर एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे, तो ये होता है 2px। और अगर यहां पर देखो ये एक्सिस पे प्रेजेंट है और एक ऐसा होता है, अगर 2p हम लोग y की बात करेंगे तो ये होता है बिटवीन द एक्सिस, x z और x के बीच में है ना। देखो जरा, हाँ y एक्सिस यहां से आएगा, ये y एक्सिस है, y एक्सिस नीचे की तरफ है इधर से। मतलब ये जो लोब्स है वो y एक्सिस प्रेजेंट है भाई, तो इसको 2py बोलेंगे। समझो, ये जो लोब्स है वो y एक्सिस पे प्रेजेंट है। y देखो, y की लाइन जा रही है और उसी पर लोब्स है y एक्सिस पे, तो उसको बोलते हैं 2py। और ये बिटवीन द एक्सिस है, x और z के बीच में, और y पर है ये, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2py। क्या बोलेंगे इसको? 2py। उसके बाद एक होता है 2pz। अगर 2pz रहेगा तो कुछ ऐसे होगा, और ये y एक्सिस है। तो 2px, 2py एंड 2pz क्या होगा? 2px, 2py एंड 2pz। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ये p ऑर्बिटल का शेप है, ऐसे होते हैं p ऑर्बिटल। उसके बाद हम लोग d के भी ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग d के ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, देखो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? d में कितने? 5। क्या नाम है उसका? जैसे आपका नाम होता है चिंकू, टिंकू, बबलू, वैसे इनका भी एक नाम है। अगर मैं d ऑर्बिटल्स की बात करता हूं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 ना, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, एक ऑर्बिटल में वहां पर s में कुछ सोच रही हो, झटके से बोला ना, इसका मतलब पक्का कुछ सोच रही थी। अब यहां पर देखो, अगर मैं s में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, क्लास में बैठे रहते हैं, खो जाते हैं। ऐसा होता है कभी, कोई कुछ पढ़ा रहा है लेकिन हम सोच कुछ और रहे होते हैं, फिर अचानक में सोच सोच के मुस्कुरा भी रहे होते हैं। और फिर ऐसा होता है कि हमको अचानक से याद आता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। फिर ऐसा होता है कि अब टीचर जो पढ़ा रहा है वो हमको समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? आप बैठे हो, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, आपको वो चीजें याद नहीं आ रही क्योंकि आप कुछ और सोच रहे हो, कहीं और पर हो आप, फिर आप मुस्कुरा रहे थे। अरे बता रहा हूं भाई। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो, देखो बॉयज कितने फोकस्ड हैं। ये सब लोग बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ऐसा है ना? ऐसा बोला तो ऐसे कर रहा है। देखो, अब उसके बाद डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूंगा तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। एस में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं पी की बात करूं तो पी में 3 ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने? 6। डांस बाद में कर लेना। अब अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करता हूं तो डी में 5 ऑर्बिटल, एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो 5 में कितने 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखो इसको बोलते हैं dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है dz स्क्वायर। ये पांचों ऑर्बिटल्स के नाम है, ठीक है, पांचों ऑर्बिटल के नाम। 12th में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब 11th का केमिकल बॉन्डिंग और 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दो चैप्टर कनेक्टेड हैं। अगर आपने एक को अच्छे से पढ़ाया तो अगले में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी 12th में। ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ये 12th में भी है, वहां पर भी आपको ये सब बताया जाता है कि ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे कैसे होती है, कौन से लोब्स एक्सिस पे होते हैं, कौन बिटवीन द एक्सिस होता है, सारी बातें, ठीक है। तो वो वहां पर देखेंगे, अभी यहां पर देखिए। तो अगर मुझे dxy बनाना है, x और y, तो इसमें क्या होता है, ये dxy का स्ट्रक्चर है, dxy। उसके बाद इसके यहां पे लिख देता हूं dxy। ये जो लोब्स आप देख रहे हो ये एक्सिस के बीच में है ना भाई, ये y एक्सिस है, ये x है, उसके बीच में लोब्स बन रहे हैं, है कि नहीं। लोब्स एकदम डंबल टाइप का है, जिम करने जाते हैं एकदम ऐसे। किसका? अरे भाई लोब्स नहीं जानते क्या? लोब्स। अब उसके बाद देखो z लिखो या y लिखो, हम लोग dxy लिख रहे थे इसलिए x और y के बीच में यहां पर लोब है। z नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। x और y के बीच में यहां पर लोब बना हुआ है ना, तो x y को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर क्या है dyz, तो y यहां पे थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये। dyz, dyz, ठीक है। तो y और z के बीच में यहां पर लोब्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है dzx, तो यहां पर z, यहां पे अब एक होता है यहां पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले आप इसको बनाओ फटाफट, फिर आगे बताता हूं। देखो सिंपल है, अगर आपको dxy dyz dz बनाना है तो यहां पर क्या करो, अगर dxy का बनाना है तो x एक्सिस y एक्सिस, जब xy का बनाना रहेगा आपको, ठीक है। उसके बीच में क्या करो, आप लोब्स बना दो, डंबल टाइप का शेप बना दो। और ये कैसा होता है, बिटवीन द एक्सिस होता है, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। मतलब एक्सिस के बीच में लोब होना चाहिए, तो ये होता है dxy। उसके बाद अगर मुझे dyz बनाना है तो y और z, y और z एक्सिस के बीच में यहां पर क्या बना दो आप, ये लोब्स बना दो, ये होता है dyz, ठीक है। dzx बनाना है तो z और x इसके बीच में आप लोब्स बना दो। याद रहे इन तीनों में ये जो लोब्स होना चाहिए ये लाइन पे नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सिस के बीच में होता है कभी भी। हम लोग dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो वो एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, कैसे होगा बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करो फटाफट। हाँ आसान है, कोई हार्ड नहीं है यहाँ पे। कौन सा? अरे एक x पे है, एक y पे है, एक z पे है, सही तो है। 2px 2y 2py 2pz, हाँ सेम ही है, आपको लग रहा है ऐसा, सब सेम है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है। डंबल टाइप का शेप होता है, एक्सिस के बीच में बना दो, उसी को लोब्स बोलते हैं। ऑर्बिटल्स में लोब्स होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।
हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे जिसमें आएगा लोब्स। अभी मैंने बताया कि ऑर्बिटल इन सबशेल, अगर सबशेल के ऑर्बिटल फाइंड करने हो तो कौन सा फॉर्मूला होता है आप बताइए? और अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हो तो? वेरी गुड यार, क्या बात है, इसका मतलब बहुत अच्छे से समझा है। देखो 2px और 2py और 2pz की बात करेंगे तो उसमें जब आपको py रिप्रेजेंट करना है तो ये जो लोब्स है वो y एक्सिस से प्रेजेंट, देख रहे हो आप? 2 का मतलब ये है कि वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 1s 2s, ये कहने का मतलब। तो मैक्सिमम जब भी p आएगा तो 1s में p तो आता नहीं है भाई, 1s में क्या होगा, p नहीं आएगा ना, 1p आता है, कभी नहीं आता। n और l सेम हो जाएगा, जब भी p आएगा तो वो 2p में ही आता है, सेकेंड शेल में ही आता है, इसलिए वहां पर 2 लिखा रहता है। फर्स्ट में p नहीं आता, फर्स्ट में सिर्फ s आता है। जब सेकंड में आप जाओगे तो उसमें 2s भी आता है, 2p भी आता है, इसलिए वहां पर p में हमेशा 2 लिखा रहता है कि वो सेकंड सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये कहने का मतलब। थर्ड का मतलब इसमें d में बोल रहे हो? d में तो मैक्सिमम d ऑर्बिटल ही आएंगे ना, ये कहने का मतलब है, ठीक है। सर आपने उधर dzx लिखा है बट इसमें dxz है, तो ऐसे कैसे भी लिखेंगे तो चलता है? चलेगा, जो लिखा गया है एकदम एग्जैक्ट है, आप इसको बहुत अच्छे से नोट करना। वही है, सेम है, सब कुछ सेम है, डिफरेंट नहीं हो, देखने में आपको लग रहा है डिफरेंट। वेरी गुड। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताना है तो क्या बताया गया था, आप बताइए? एनर्जी का, ये तो हमने जूल बताया था ना, -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n², ये जूल में बताया गया आपको। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाए तो क्या होगा? अब उसके बाद बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, देखो एनर्जी किसी भी सबशेल की रिप्रेजेंट करते हैं n+l से, जैसे 1s 2s 2p लेस देन 3s 3p 3d लेस देन 4s 4p 4d एंड 4f एंड सो ऑन, ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था कि कोई भी ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सेम एनर्जी और डिफरेंट वेव फंक्शंस हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आप ऐसे बोलो, सेम ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उसे क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे 2s और 2p नियरली सेम है भाई, दोनों सेकेंड शेल से आते हैं। 3s 3p 3d ये सभी 3 शेल से आते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहां पर जितने में थर्ड शेल से आते हैं, 3s 3p एंड 3d। यहां पर देखो कि 4s 4p 4d एंड 4f ये सभी फोर्थ शेल के हैं, तो यहां पर इनकी एनर्जी जो होती है वो अप्रॉक्स सेम होती है, इसको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इसको? डीजनरेट। डीजनरेट, सॉरी,
ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, उसे क्या बोलते हैं? डीजनरेट। ये डीजनरेट, सब डीजनरेट है, ये दिखाया गया ना 2s2p 3s3p, डीजनरेट। ठीक है, तो डीजनरेट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब उसके बाद यहां पर एक बात और आपको बताई गई है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो एनर्जी होती है सबशेल की, वो हम लोग n+l रूल के अकॉर्डिंग बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। अगर किसी भी सबशेल की एनर्जी कितनी है वो कौन डिसाइड करेगा? n+l वैल्यू। मतलब n+l वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ n+l is more for any subshell, then that will have higher energy। और अगर दो सबसेल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ गई तो क्या होगा? अगर दो सबसेल के लिए n+l की वैल्यू सेम हो गई तो फिर क्या होगा? जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, इफ n+l वैल्यू is same for two subshell, then ठीक है, if n+l value is same for two subshell, then higher value of n of subshell have higher energy। नोट करेंगे? चलो भाई, 5 मिनट से ज्यादा ही टाइम हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। ब्रेक खत्म हुआ ना अभी। अब उसके बाद यहाँ पे n+l रूल की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, एक प्रिंसिपल है यहाँ पे, थोड़ा इसकी बात करते हैं पहले। n+l जैसे मान लो 1s है, 2s है, ठीक है, 2p है, 3s है, 3p है। ये कुछ सबशेल आपको दे रखे हैं। ठीक है, 1s 2s 2p एंड 3s एंड 3p। इन सब के लिए मुझे n+l वैल्यू फाइंड करनी है। इनके लिए मुझे n+l अगर फाइंड करना होगा तो क्या होगा? n+l क्या होगा? n की वैल्यू कितना है यहाँ पे? n की वैल्यू 1, l की वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ पे n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0। यहाँ पे n की वैल्यू 2 एंड l की वैल्यू 1। यहाँ पे n की वैल्यू 3 एंड l की वैल्यू 0। n की वैल्यू 3 एंड l की वैल्यू 1। ठीक है, n की वैल्यू 3 एंड l की वैल्यू 1। अब आपको n+l अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? E1 होगा। ठीक है, यहां पे n+l कितना होगा? कितना हो जाएगा? 2।
यहां पे n प्लस एल 3 होगा ना, n प्लस एल, यहां पे कितना हो जाएगा n प्लस एल, ये भी 3 होगा, यहां पे n प्लस एल कितना होगा 4। हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 3 4। यहां पर दो सबशेल के लिए अगर आप देखो, सबसे कम एनर्जी की बात करें तो n प्लस एल की वैल्यू जहां पर कम है उसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी, ठीक है, सबसे लोएस्ट एनर्जी यहां पर n प्लस एल 1। n प्लस एल क्या होगा 1, ठीक है। 2s में क्या होगा n प्लस एल 2। यहां पे अगर आप देखो तो दो n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई है ना भाई, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। सर फिर तो आपने वो एनर्जी वाला जो था वो गलत है। क्या नहीं देखना, यहाँ पे 2s = 2p दिया है, पर यहाँ पे तो 2 और 3 है, सो थोड़ा सा। हाँ, वो ये सही बात आप बोल रहे हो कि n प्लस एल वैल्यू अलग अलग आ रही है, लेकिन उसने बोला कि अप्रॉक्स सेम होते हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ सेल से आते हैं, अप्रॉक्स सेम होते हैं, नियरली सेम बोले गए हैं, ये कहने का मतलब है, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ये कहने का मतलब। उन्होंने डिजनरेट ये बोला कि एक ही सेल से आते हैं तो नियरली सेम वैल्यू होती है इनकी, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, नियरली सेम होता है। देखो आप 2 3 मतलब थोड़ा सा डिफरेंस, अप्रॉक्स सेम होते हैं, ये बोला गया। तो इसको बोलते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल्स। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? उसने ये बोला कि अगर n प्लस एल आप देखोगे तो यहां पर क्या आ रहा है 2 और यहां पर कितना आ रहा है 3। भाई सब शेल अलग अलग है ना, बट नंबर ऑफ, अगर आप शेल देखोगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट देखोगे तो ऑर्बिट दोनों का सेम है, एक ही ऑर्बिट में दोनों होते हैं, लेकिन अलग अलग सब शेल में ऑर्बिट दोनों का सेम है। तो ऑर्बिट सेम होने की वजह से इनको बोलते हैं डिजनरेट, मतलब इनकी जो एनर्जी होती है वो अप्रॉक्स सेम बोली जाती है, नियरली सेम बोली जाती है, कहने का मतलब, इसलिए इनको बोलते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल्स। n प्लस एल वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, ये कहने का मतलब। और वो भी डिफरेंस किसकी वजह से? सबशेल की वजह से, ऑर्बिट की वजह से नहीं, ऑर्बिट दोनों का सेम होता है। अब उसके बाद क्या होगा, यहां पर n प्लस एल 3 और n प्लस एल 3, दो सबशेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी 3। अब देखो यहां पर n प्लस एल सेम आ गया तो क्या एनर्जी सेम हो जाएगी? नहीं। आपने बोला ना कि n प्लस एल वैल्यू अलग अलग है, तो एनर्जी सेम कैसे होगी? यहां पर n प्लस एल वैल्यू सेम आ गई तो एनर्जी सेम है क्या? नहीं, तभी एनर्जी सेम नहीं है। अब एनर्जी कैसे डिसाइड करेगी? n की वैल्यू, जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसमें क्या था, n दोनों में सेम था, ऑर्बिट सेम था, तो कहने का मतलब ये होगा कि जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब इसकी एनर्जी इससे कम होगी। तो 1s 2s से कम है, 2s 2p एंड 2p 3s एंड 3s एंड 3p। आठ मिनट लेट आया हो, कितना? 8 मिनट। अब देखो, तो हम लोग ये बोल रहे थे n प्लस एल की वैल्यू, n प्लस एल जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। यहां पर थोड़ा सा एक और प्रिंसिपल है, उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ऑफ बा प्रिंसिपल बताता हूं। ऑफ बा प्रिंसिपल, देखो ऑफ बा ने ये बोला था
कि लोअर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होंगे, लोअर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया रहेगा। क्या बोला था? लोअर एनर्जी के जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले फिल करते हैं। उसके बाद जो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल किए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो 1s 2s 3s 4s 5s 6s। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है? 2p 3p 4p 5p 6p। उसके बाद 3d 4d 5d 6d। उसके बाद हाँ रुक जाओ जरा, 4f 5f 6f। ये हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखो, पहले कुछ इसको ऐसे आपकी बुक्स में जो लिखा गया वैसे एरो करके बताया गया। पहले 1s आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा? 2s। एरो कैसे कैसे बना रखा है? टू एस ना, 1s 2s। उसके बाद 2p 3s। उसके बाद 3p 4s। उसके बाद 3d 4p 5s। उसके बाद 3d 4p 5s। फिर उसके बाद 4d 5p 6s। फिर उसके बाद 4f 5d 6p। फिर उसके बाद 5f 6d। फिर उसके बाद ये है कुछ इसका ऑर्डर। समझ रहे हो? 1s 2s, 1s के बाद कौन आएगा? 1s 2s 2p 3s 3p 4s। 4s के बाद कौन आया है यहाँ पे? 3d 4p 5s। फिर 5s के बाद कौन आया है यहाँ पे? 4d 5p 6s। ये है इसका ऑर्डर। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला था? आफ्बा प्रिंसिपल ने, आफ्बा ने क्या बोला था? उनका प्रिंसिपल क्या बोलता है? उन्होंने बोला था कि भाई देखो, जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले फिल करेंगे, फिर उसके बाद हायर एनर्जी के ऑर्बिटल हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू आफ्बा प्रिंसिपल, electron will filled in orbital according to increasing order of energy। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड इन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी।
मतलब सबसे कम एनर्जी उसे पहले फिल करेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। मतलब लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले, फिर हायर एनर्जी के ऑर्बिटल हम लोग फिल करेंगे। ये बताया था आफ्बा प्रिंसिपल ने। नोट करिए इसको। यहां पे n इक्वल टू क्या होगा 2, n इक्वल टू यहां पर क्या होगा 2, n इक्वल टू क्या होगा 3, और क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या होगा यहां पे 3, n इक्वल टू 4, 3 एंड हेलो, क्या बातें हो रही है? यहां पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी ना, 0। यहां पर भी 0 होगा, जीरो 1 0 2 होगा 1। n प्लस एल कितना हो जाएगा? यहां पर 0 होगा, उसके बाद क्या होगा 2 रहेगा, 3 3 4 4 5 एंड 5 होगा कि नहीं होगा? इतना डरा क्यों रही होती है हंस के? टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में तो सब कुछ है, तुम्हारे माइंड में है कि नहीं? इसलिए इसको नोट करो। ये सब जो नोट कर रहे हैं, क्या ये सब बेवकूफ है? लिखने से क्या होता है कि वो चीजें सेट होती है माइंड में, क्या हाँ मुझे लिखा था, मुझे याद है। बुक में तो काफी कुछ दे रखा है, वो सारी चीजें आप सेट नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये किसका है? आपका है? थैंक यू।